कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां ऊंची ऊंची इमारतों से ज्यादा दिखाई देते हैं पहाड़, जहां आधुनिक दुनिया की तेज रफ्तार के बीच आज भी पुरानी परंपराएं जिंदा हैं, और जहां किसी देश की तरक्की को सिर्फ पैसे और जीडीपी से नहीं बल्कि लोगों की खुशहाली से भी देखने की कोशिश की जाती है। ये कोई कहानी नहीं, यह है भूटान। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, लेकिन सवाल यह है, आखिर भूटान ने दुनिया के बाकी देशों से अलग रास्ता क्यों चुना? और क्या सच में यहां रहने वाले लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल हैं? भारत और चीन के बीच हिमालय में बसा भूटान आकार में बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बेहद खास बनाती है। चारों तरफ पहाड़, घने जंगल, गहरी घाटियां और बादलों के बीच दिखाई देते छोटे छोटे गांव। भूटान को देखकर ऐसा लगता है जैसे आधुनिक दुनिया यहां पहुंचने में थोड़ी देर कर गई हो। लेकिन शायद यही भूटान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहां प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। दुनिया के ज्यादातर देशों में विकास को मापने के लिए जीडीपी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन भूटान ने एक अलग सवाल पूछा। अगर किसी देश के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसके लोग खुश न हो, तो क्या वह देश वास्तव में विकसित है? यहीं से सामने आया भूटान का प्रसिद्ध विचार, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी जीएनएच। इस विचार को भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगाय वांगचक ने 1970 के दशक में आगे बढ़ाया। इसका मकसद सिर्फ आर्थिक विकास नहीं था, बल्कि आर्थिक और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन बनाना था। भूटान की आधिकारिक व्याख्या में जीएनएच के 4 मुख्य पिलर्स बताए जाते हैं: अच्छा शासन, सतत सामाजिक और आर्थिक विकास, संस्कृति का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा। यानी भूटान का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम कितने अमीर हैं, बल्कि यह भी है हम कितने अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। भूटान को सिर्फ इस वजह से दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहना सही नहीं होगा कि वह जीएनएच की बात करता है। असल में जीएनएच एक डेवलपमेंट फिलॉसफी और मेजरमेंट फ्रेमवर्क है। भूटान इसमें कई चीजों को ध्यान में रखता है, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, टाइम यूज, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, गुड गवर्नेंस और कल्चरल रेजिलियंस। यानी भूटान की सोच यह है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ पैसे से पूरी नहीं होती। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास समय नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, प्रकृति नहीं, शांति नहीं, तो फिर उस विकास का मतलब क्या है? यही सवाल भूटान को बाकी देशों से अलग बनाता है। आज पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। एक जैसी बिल्डिंग्स, एक जैसे रेस्टोरेंट्स, एक जैसा फैशन, एक जैसी लाइफस्टाइल, लेकिन भूटान ने अपनी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को बचाए रखने पर काफी जोर दिया है। यहाँ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और कल्चरल प्रैक्टिसेस आज भी दिखाई देती हैं। मठ, जोंग, ट्रेडिशनल कपड़े, धार्मिक त्योहार और सदियों पुरानी परंपराएं। भूटान के लिए संस्कृति सिर्फ इतिहास नहीं है, यह उसकी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। और यही वजह है कि टूरिज्म पॉलिसी में भी कल्चर और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को बहुत महत्व दिया जाता है।
अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जहां दुनिया के कई देश ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट्स को आकर्षित करना चाहते हैं, वहीं भूटान ने लंबे समय से टूरिज्म के लिए एक अलग अप्रोच अपनाई है। हाई वैल्यू, लो इम्पैक्ट, मतलब कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट और ज्यादा सस्टेनेबल टूरिज्म। भूटान ने 1974 में इंटरनेशनल टूरिज्म शुरू किया था और शुरुआत से ही टूरिज्म के विकास को काफी नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाया। आज भी टूरिज्म पॉलिसी का उद्देश्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट लाना नहीं है, बल्कि ऐसा टूरिज्म विकसित करना है जो देश की कल्चर और एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। भूटान की टूरिज्म पॉलिसी का एक और दिलचस्प हिस्सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी, यानी SDF। अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट्स के लिए वर्तमान सामान्य दर $100 प्रति व्यक्ति प्रति रात है, वहीं भारतीय नागरिकों के लिए वर्तमान दर $1,200 प्रति व्यक्ति प्रति रात है। लेकिन सवाल है, यह पैसा जाता कहां है? भूटान के अनुसार यह राशि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कामों में इस्तेमाल की जाती है। यानी भूटान का मॉडल ये कोशिश करता है कि टूरिज्म से होने वाली कमाई सिर्फ टूरिस्ट इंडस्ट्री तक सीमित न रहे, बल्कि देश के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में भी योगदान दे। भूटान की पहचान की बात हो और टाइगर्स नेस्ट का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पारो की पहाड़ियों के बीच एक खड़ी चट्टान पर स्थित यह मॉनेस्ट्री भूटान की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक है। इसे देखकर पहला सवाल यही आता है, इतनी ऊंचाई पर इसे बनाया कैसे गया होगा? चारों तरफ पहाड़, नीचे गहरी घाटी और ऊपर चट्टान से चिपका हुआ मॉनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स। यही जगह भूटान की स्पिरिचुअलिटी और लैंडस्केप को एक साथ दिखाती है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि भूटान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। भूटान को देखकर हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि यहाँ कोई समस्या नहीं है। छोटा देश होने के कारण भूटान के सामने अपनी चुनौतियां भी हैं। रोजगार, आर्थिक अवसर, युवाओं का भविष्य, आधुनिकीकरण और दुनिया के साथ संतुलन बनाए रखना। एक तरफ भूटान अपनी परंपराओं और प्रकृति को बचाना चाहता है, दूसरी तरफ उसके युवाओं को आधुनिक शिक्षा, टेक्नोलॉजी और बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। यही भूटान की असली चुनौती है। क्या वह आधुनिक दुनिया के साथ आगे बढ़ सकता है बिना अपनी पहचान खोए? भूटान हमें शायद एक बहुत साधारण लेकिन बहुत बड़ा सवाल पूछता है। हम विकास के पीछे भाग रहे हैं और शायद भागते भागते यह भूल गए हैं कि विकास आखिर किसके लिए है। एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ा शहर, ऊंची बिल्डिंग्स और ज्यादा पैसा, क्या यही खुशहाल जिंदगी की पूरी परिभाषा है? भूटान का जवाब है शायद नहीं। शायद जिंदगी में प्रकृति भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, संस्कृति भी जरूरी है, शांति भी जरूरी है और सबसे बढ़कर इंसान की खुशहाली भी जरूरी है। शायद यही वजह है कि हिमालय के बीच बसा यह छोटा सा देश पूरी दुनिया को एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हम कितना आगे बढ़ गए, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, हम खुश कितने हैं? यही है भूटान, एक छोटा सा देश लेकिन एक बहुत बड़ी सोच। अगर आपको भूटान की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दुनिया के अनोखे देशों की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दुनिया में कुछ देश सिर्फ नक्शे पर नहीं होते, उनके पास सुनाने के लिए एक कहानी भी होती है।